हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी का उद्देश्य है कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आपके पास अब आ चुका है आइकॉनिक स्टूडेंट्स का टीम, जो एक बेहतर मार्गदर्शन के साथ आपको बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, एक बेहतर लेक्चर के साथ, एक बेहतर नोट्स के साथ आपको अपने एग्ज़ाम के लक्ष्य की ओर पढ़ने में सफलता प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को समझने का प्रयास करेंगे, इस चैनल को थोड़ा समझेंगे और इस चैनल को थोड़ा आप भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस चैनल का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य प्राप्ति करने में आपका भूमिका होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो प्लीज़ इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आप हमें सहयोग करें, हम आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे अगर बात करें तो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले अगर कोई बच्चे ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में दिया गया है या फिर आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे जाकर देख लें। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पहले की चीज़ों को नहीं समझिएगा तो वर्तमान की चीज़ को नहीं समझ पाइएगा, इसलिए थोड़ा सा बैक में जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आगे हम लोग बात करें तो हम लोग राष्ट्रवाद, भारत के राष्ट्रवाद को लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत का राष्ट्रवाद का क्या पृष्ठभूमि था, क्यों भारत में राष्ट्रवाद हुए, कैसे कैसे राष्ट्रवाद हुए, इसका सहयोगी क्या क्या थे तथा कारणें क्या क्या थी, इन कारणों का भी हम लोग अध्ययन कर लिए। उसके बाद हम लोग महात्मा गांधी का योगदान के बारे में देखें, महात्मा गांधी के बारे में बात किए, सत्याग्रह का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी का देखें, रॉलेट एक्ट कानून क्या था, यह काला कानून किस तरह से काला कानून जाना जाता था, इन सभी बातों को हम लोग देखें तथा जलियांवाला बाग, सबसे इम्पोर्टेंट इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जलियांवाला बाग को हम लोग कल के लेक्चर में देख चुके हैं कि जलियांवाला बाग क्या था और यहाँ पे हत्या किस प्रकार से, किसके द्वारा हत्या की गई थी, किस तरह से हमारे लाचार भारतीय लोगों पे धनाधन गोलियां चलाई गई थी, इन सभी बातों को हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन की ओर, जो कि अपना आज का यह टॉपिक है। खिलाफत आंदोलन क्या है, चलिए हम लोग इसे समझते हैं। खिलाफत आंदोलन गांधी जी का एक बड़ा जनाधार आंदोलन चलाना चाहता था। ठीक है, गांधी जी एक बड़ा जनाधार आंदोलन, जनाधार का मतलब होता है जनता का आंदोलन, जनता के द्वारा चलाना चाहते थे। इसके लिए वे हिंदू तथा मुस्लिम को क्या करते थे, एकता की आवश्यकता मानते थे। ठीक है, अगर कहीं पे भी क्या हो जाएगा, एकता टूट जाएगा, एकता का मतलब होता है क्या, एक ठीक है, एकता भंग हो जाएगी, एकता टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो हमारे दुश्मन हैं उनको हमें पे राज करने का और हम में फूट डालने का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, उनको एक रास्ता मिल जाएगा। इसलिए एकता बनाए रखें। इसी तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हम दोनों के बीच एकता बनना चाहिए और हम दोनों आराम से विस्तार से पूरे लेक्चर को करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। अगर हमारी एकता टूटी तो इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको भ्रमित करेंगे और आपको भड़काने का प्रयास करेंगे, यही एकता का तात्पर्य है। आंदोलन के लिए क्या था, मुस्लिम एकता और हिंदू एकता आवश्यकता था। ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी तुर्की का खलीफा ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान था। हम लोग कल के एक लेक्चर में देखें, ऑटोमन साम्राज्य संपूर्ण इस्लामी जगत का धर्म गुरु था। क्या था, पूरे इस्लाम मतलब इस्लामिक मतलब मुस्लिम जो लोग थे, ठीक है, मुस्लिम जो लोग थे, समझ रहे ना, मुस्लिम कौन थे, तो मुस्लिमों के ये क्या थे, धर्म गुरु कौन थे, ऑटोमन साम्राज्य के, जो जिसे हम लोग उस
क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एक मिनट, खलीफा कहा जाता था। ठीक है, खलीफा। इसलिए ये खिलाफत आंदोलन हुआ है। इसके पृष्ठभूमि को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जो ओटोमन साम्राज्य का सुल्तान था, संपूर्ण इस्लामी जगत का यह धर्मगुरु था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ तुर्की भी पराजित हुआ। हम आपको कल बताए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने देश इसमें भाग लिए थे, ये सब आपको कल हम बताए हैं। कल के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। उसके बाद हुआ कि मित्र राष्ट्रों ने खलीफा का अपमान किया। ठीक है, मित्र राष्ट्र जो थे वो खलीफा का अपमान किए तथा खलीफा और ओटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमान क्या हो गए? गुस्सा हो गए, नफरत करने लगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो खलीफा थे, जो ओटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान था खलीफा, वो क्या था? तो पूरे विश्व के जितने भी मुसलमान थे उन सभी के क्या थे? धर्म गुरु थे, प्रमुख थे खलीफा। तो किसी प्रमुख के साथ, किसी धर्म गुरु के साथ अगर अपमान किया जाएगा तो उस धर्म के जितने भी लोग हैं उनको भी गुस्सा आएगा, एक तरह से उनका भी अपमान हुआ। तो इसी तरह जो भारत के जो मुसलमान लोग थे उनको क्या आया? इस गलती पे गुस्सा आया, ओटोमन साम्राज्य के द्वारा के अपमान करने पे गुस्सा आया और वो लोग भी आक्रोश में आ गए। अंततः भारतीय मुसलमान के नेतृत्व में मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने की क्या के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन करने का प्रारंभ किया, जिससे खिलाफत आंदोलन कहा गया। कोई समस्या? फिर से समझा दें, क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ग्रुप में बटे हुए थे। ठीक है, विश्व के अनेकों देश, हम कल आपको बताए थे। तो जो ग्रुप ए जीत गए थे, तो ग्रुप ए जो जीते गए थे उसने क्या किया? तो हारे हुए जो ग्रुप थे उसमें तुर्की भी आ रहा था। तो तुर्की में क्या था? ओटोमन साम्राज्य का शासन था, जिसे खलीफा कहा जाता था। ठीक है, ये खलीफा जो थे ये पूरे विश्व में मुसलमानों के क्या थे? धर्म गुरु थे, प्रमुख थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि खलीफा का अपमान करने लगा। ठीक, खलीफा का जब अपमान होने लगा तो पूरे विश्व के जितने भी मुसलमान थे वो भी अपना अपमान समझें, वो भी अपने आप को अपमानित समझें और इसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या करने लगे? आंदोलन करने का निर्णय लिया। इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा गया। जुलाई 1920 ईस्वी में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया तथा खिलाफत और असहयोग आंदोलन साथ साथ चले। कोई समस्या? देखिए, जुलाई 1920 ईस्वी में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से क्या चलाया? तो असहयोग आंदोलन चलाया। डेट याद रखिएगा, ये सब डेट फंसा देता है। ठीक है, और साथ में खिलाफत आंदोलन, दो आंदोलन साथ में चले। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और ये दोनों साथ में चले। 1924 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, जो खलीफा थे, जो धर्म गुरु थे मुसलमानों के, 1924 ईस्वी में इनका पद को समाप्त कर दिया गया। किनके द्वारा कर दिया गया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये कौन थे? तो यह वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इन्होंने इस पद को समाप्त कर दिया। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज का मतलब आपको पता होना चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब, स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, मेरा राज। ठीक है, स्वयं का राज या फिर मेरा राज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत पे क्या होता है? अंग्रेजों का शासन था। तो भारतीय लोग थे, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोग जो थे वो क्या कह रहे थे कि भारत के नागरिकों को हम लोगों को खुद स्वयं में क्या करना है? राज करने के लिए छोड़ दिया जाए, और जो हमारे देश में जो बाहरी लोग हैं अर्थात अंग्रेजी लोग हैं वो हमारे देश छोड़कर चल जाएं।
ठीक है। इसे ही स्वराज कहा गया और पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। पूर्ण का मतलब हुआ पूरी तरह से मेरा राज, थोड़ा सा भी नहीं, पूरी तरह से मेरा राज चाहिए। सन 1920 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? अधिवेशन, अधिवेशन लिखा गया है। अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कोई समस्या यहाँ तक? सन 1924 ईस्वी में लाहौर में, लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। याद रखिएगा इस सब चीज़ को। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकृत स्वाधीनता को तिरंगे झंडे को रावी नदी के तट के किनारे क्या किया? बड़े मतलब जोश में, बड़े उत्तेजनामय में वातावरण में फहराया तथा अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाई जाएगी। यही कारण है बाबू कि हमारे भारत में वर्तमान समय में भी 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं या फिर रिपब्लिक डे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यही कारण है। ठीक है, 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे, इसलिए हम लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वाधीनता प्राप्त की गई थी, स्वराज प्राप्त की गई थी और इसी दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। इसलिए इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ तक कोई समस्या आपको? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए यहाँ पे कहा गया है सवेरे प्रभात फेरी निकाली गई तथा सभाएं हुआ और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कोई समस्या? आगे हम लोग बढ़ें। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सब आंदोलन को समझिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है। हमारे भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना जगी है, इसके लिए क्या हो रहा है? संघर्ष किया जा रहा है। अगर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं होती तो किसी व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता। वो जैसे पहले जी रहे थे वैसे जीते, अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और सरकार के खिलाफ क्या हो गए? ये लोग जाग गए और ये लोग तरह तरह की मांगें कर रहे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में दूसरा जन आंदोलन शुरू हुआ। यह दूसरा जन आंदोलन है बाबू। आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाया। 11 फरवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दे दिया। ठीक है, किसने दिया? तो कांग्रेस कार्यकारिणी ने। कांग्रेस जो पार्टी थी इसका स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा, यह बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पूछा जाता है बाबू, पूछा जाता है। दांडी यात्रा महात्मा गांधी कहाँ से निकाले थे, कहाँ तक गए थे, ये सब याद। तो कहाँ से निकाले थे? साबरमती। साबरमती वर्तमान में गुजरात के उसका स्थान है। साबरमती आश्रम से उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ, मतलब 78 लोगों के साथ क्या निकाले थे? उन्होंने दांडी यात्रा निकाले थे। ठीक है, कुल 24 दिनों तक 250 किलोमीटर पद यात्रा कर 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे थे। ठीक है, इसे ही दांडी यात्रा कहा गया। गुजरात के साबरमती स्थान से प्रारंभ किए थे और 24 दिन तक 24 दिन चलने के बाद कुल 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह कहाँ पहुँचे? 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। इसे दांडी यात्रा कहा जाता है। 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाया। इंपॉर्टेंट है बाबू। 6 अप्रैल को क्या बनाया? 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाया। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो समझौता का प्रयास, ये जो हो रहे थे, इसे समझौता का प्रयास किया गया
कि इस आंदोलन को रोका जाए। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से समझौता का प्रयास किया था, परंतु 31 जनवरी 1931 को उन्हें वायसराय डफरिन, याद रखिएगा, वायसराय डफरिन को एक पत्र लिखा था। किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। किसे? तो वायसराय को। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगे रखी थी। इस पत्र में क्या रखी थी? 11 मांगे रखी थी। आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना भी नहीं है, 11 मांग अगर इम्पोर्टेंट होता तो हम छोड़ते नहीं। इन मांगों के कुछ भागों सामान्यतः थी तो कुछ भागे किसानों तथा उद्योगपतियों के लिए थी। गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेट था तथा उन्हें यह भी कहा गया कि 11 मार्च तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। ठीक है, यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, इससे पहले महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार को समझाया था, ब्रिटिश सरकार को पत्र के माध्यम से समझाया था, एक चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो वह क्या करेंगे? वह 11 मार्च को अगर नहीं उनकी मांग पूरी होगी तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। बिहार में आंदोलन का प्रसार, अगर हम लोग बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो आंदोलन का प्रसार हुआ उसको देखते हैं। तो बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन हुआ। छपरा जेल के कैदियों ने आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगा हड़ताल किया। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिए, इस आंदोलन में क्या किया गया? तो इस आंदोलन में विदेशी वस्तु, जितने भी विदेशी वस्तु थे उन सभी को बहिष्कार किया गया। और जो छपरा के जेल थे वहाँ के कैदियों ने क्या किया? तो विदेशी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया और नंगा हड़ताल किए। समस्या को समझिएगा। अब है कि आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को अगर हम लोग समझें कि क्या इस आंदोलन में महिलाएं भी भाग ली थी, तो बिल्कुल ये सत्य है कि हमारा जो भारत आज़ाद हुआ है इसमें हमारे भारत की महिलाओं का भी बहुत ही अधिक भूमिका है। ठीक है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के जुलूस में औरतों ने भी हिस्सा लिया, नमक बनाया तथा शराब की दुकान की क्या की? पिकेटिंग की, शराब की दुकान को बंद किया। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। गांधी जी ने आह्वान के बाद औरतों ने राष्ट्र की सेवा करना अपना फर्ज समझा। देखिए, यही होता है राष्ट्रवाद। समझ रहे हैं ना? राष्ट्रवाद क्या हमको समझाना कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति एक जागरूक होना राष्ट्रवाद कहलाता है। आप कितने अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हैं? आप अपने देश के प्रति क्या करना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है हमारे जो युवाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वह भी अपने राष्ट्र के, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे। जो लोग जो करना चाहते हैं अपने कमेंट में ज़रूर हम लोग को बताइएगा ताकि हम जान पाएँ, शायद आपका सहयोग कर पाएँ। चलिए आगे हम लोग बात करें तो शहरों में ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं तथा गांवों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं ने आंदोलन में भाग ली। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा को अगर बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस ने दलित वर्ग पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू तथा संतानपंथी से डरते थे। ठीक है, दलितवादी मतलब, दलित का मतलब थोड़ा गरीब लोग थे, थोड़ा पिछड़े लोग थे, उन पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ ऊंचे लोगों पर ध्यान दिए, पूंजीपतियों पर ध्यान दिए। ठीक है, परंतु गांधी जी का यह मानना था कि अछूतों का उद्धार किया बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं हो सकता है तथा उन्होंने अछूतों को क्या कहा? तो हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। हरिजन का मतलब हरि का मतलब होता है कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान को हरि कहा जाता है। ठीक है, हरि किसे कहा जाता है? कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन कहा, हरिजन। ठीक है, अर्थात ईश्वर के क्या हैं? ईश्वर के संतान हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। तो क्या की?
डिप्रेशन क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। किसने? अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर। यह हमारे भारत के संविधान निर्माता हैं। हम इन पे एक आपको क्लास ज़रूर से लेकर आएंगे और इनके बारे में भी बताएंगे, इनके योगदान को बताएंगे। आज हम और आप अपने अधिकारों की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह महान व्यक्ति के कारण ही हम लोग कर पाते हैं। इनके बारे में एक बेस्ट क्लास हम लोग ज़रूर लाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। गांधी इरविन समझौता क्या है? गांधी इरविन समझौता, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए गांधी इरविन समझौता है क्या? जनवरी 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को जेल के बिना शर्त रिहा कर दिया गया। बहुत बड़ी बात हो रहा है यहाँ पे। जो अंग्रेज कभी भी उपकार करते हैं तो वो ऐसा ही उपकार नहीं करते थे। ये क्या है, अंग्रेज जो है ये कहीं ना कहीं भारतीयों का खून चूसते थे, शोषण करते थे। इतना आसानी से नहीं किसी को रिहा कर देते हैं, कुछ तो जरूर इनके पीछे बात होगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। एक मिनट। तो क्या हुआ, जनवरी 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को जेल से बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। अगले ही महीने वायसराय के हाथ उसकी लंबी बैठक हुई और 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ, उस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। हस्ताक्षर का मतलब समझौते पर मांग को माना गया, सिग्नेचर किया गया। ठीक है, इस मांग को माना गया जिसे गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। कोई समस्या? आपसे अगर पूछा जाए कि गांधी और इरविन समझौता क्या है तो आप सब बता पाएंगे, या फिर कहा जाए इसका दूसरा नाम दिल्ली पैक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कोई समस्या होगा? ऐसे सभी राजनीतिक बंदियों को जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप में नहीं थे उन्हें रिहा किया जाए। ठीक है, इस समझौता में क्या क्या बात हुई? तो इन समझौता में बात गांधी जी ने मांग रखा कि वैसे सभी जो राजनीतिक लोग हैं जिसे बंदी बनाया गया है उन्हें क्या किया जाए, रिहा किया जाए, तथा भारतीय समुद्र के किनारे बिना नमक पर कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। कर का मतलब टैक्स हम लोग देते हैं ना, टैक्स सरकार को अभी भी हम लोग देते हैं। तो जो उस कर को क्या किया जाए, नमक बना दिया, कर का मुक्त कर दिया जाए तथा नमक बना दिया जाए। किसानों को कर मुक्त कर नमक बनाया जाए। थोड़ा सा टाइपिंग में मिसिंग हो गया है। ठीक है, यह मांग की गई। तीसरा मांग है कि विदेशी कपड़ों और शराब का आदि की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तीसरा मांग महात्मा गांधी ने क्या रखा कि विदेशी दुकान तथा कपड़ों और शराब के जो दुकान हैं उस पर क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण हमें आंदोलन करने की क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, हमें यह अधिकार मिलना चाहिए। उसकी बात है सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने वाले को पुनः नौकरी में वापस लिया जाए। जो सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिए हैं, मतलब रिजाइन दे दिए हैं, वो छोड़ चुके हैं, उन्हें फिर से सरकारी नौकरियों में क्या कर जाए, वापस बुलाया जाए। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया, इन सब बातों को स्वीकार किया। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ये सब बातें मान ली गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये सब बात मान ली गई। तो क्या जो आंदोलन था उसको बंद कर दिया गया। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तथा कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। कांग्रेस ने क्या की कि अब तो मांग मान गई ना, सरकार मांग गई, तो अब क्या किया गया कि कांग्रेस ने कहा कि अब ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे तथा गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। ठीक है, कोई समस्या? अब है हम लोग दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को अपना यहीं थोड़ा सा अंत करते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ही थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा टॉपिक समझने योग्य है, क्योंकि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री को आप जितना बेस्ट तरीक़ा से समझेंगे, जितना आराम से समझेंगे, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और एक चीज़ नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा
कि हिस्ट्री से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% प्रश्न देखने को मिलेगा, वो चाहे MCQ फॉर्म में हो या फिर बड़े, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, 100% मिलता ही मिलता है। ठीक है, हम जब बता रहे हैं तो विश्वास कीजिएगा, मेरा कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस है और कभी ना कभी हम भी बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, तो मुझे पता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मानना ना मानना वो आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। प्रयास कीजिएगा कि जितने भी चीज़ों का लिखा गया है, एक बार 2 बार इसे आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा घर पर बैठ के। हम नोट्स आपको टेलीग्राम पे डेली सारे सब्जेक्ट का नोट्स दे रहे हैं, डेली, याद रखिएगा बात को। तो प्लीज़ आप लोग नियंत्रण प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर रिजल्ट, ये कहा सच है। आप किसी भी चीज़ का जितना अच्छा से जितना बार बार प्रयास करेंगे उतना आप उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आया होगा आज। अगर किसी भी को समझ में ना आया हो, किसी को भी, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर समझ में आया हो तो उसमें भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिल पाए, मुझे और करने की क्षमता हो मिल पाए, ताकि मैं आपके लिए एक और बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पास ला पाऊँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ क्लास 10 बजे और शाम को 4 बजे मिलता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, तो आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आप क्लास से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जो भी आप चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि सभी बच्चों को इस लेक्चर के माध्यम से कुछ सीखने को मिल सके, कुछ लाभ मिल सके। यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।